हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने हमारी फोर्थ पोयम, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय और कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, उसको आपने कंप्लीट किया। और 12th क्लास के बच्चे उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके पास जो हेल्प बुक है उसमें से साथ साथ करते रहेंगे। आज मैं अगली जो आपको ये कविता पढ़ाने जा रही हूँ, इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध और कविता का शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है। इस शीर्षक के माध्यम से यह कविता कवि की एक काव्य संग्रह है भूरी भूरी खाक धूल, उसमें से ली गई है कविता। और इसके माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो थोड़े से दुखों को, कष्टों को, परेशानियों को देख करके विचलित हो जाते हैं, और जब उनके जीवन के अंदर अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो उन अनुकूल परिस्थितियों को पाते ही वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन कवि कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी, जैसा भी, चाहे सुख है या दुख है, विपरीत परिस्थितियां हैं या अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, हमें उसे खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए, हर्ष के साथ स्वीकार करना चाहिए। यही कवि इस कविता के अंदर बताते हैं। और इस कविता को कवि ने किसको संबोधित करके लिखा है? अपने प्रिय को संबोधित करके लिखा है। और कवि का जो प्रिय है वो कवि ने अज्ञात रखा है। कवि ने यहाँ स्पष्ट नहीं किया है कि उसका प्रिय कौन है, उसकी प्रियतमा है या परमात्मा है या कोई और है। तो कवि का प्रिय कैसा है बेटा? सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि कवि का प्रिय अज्ञात है। अब कवि ने क्या लिखा, अपने अनुभव कैसे यहाँ पर कवि ने बांटे हैं, शेयर किए हैं। तो जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहते हैं कि हे मेरे प्रिय, जिंदगी में जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मुझे मिला है, वो सब कुछ तुम्हारे कारण से है और वो सब कुछ मुझे अच्छा लगने वाला है। क्यों अच्छा लगने वाला है? वह तुम्हें प्यारा है क्योंकि वो मेरे प्रिय को अच्छा लगने वाला है। कवि ने अपने प्रिय को संबोधित किया कि हे मेरे प्रिय, इस जिंदगी में मुझे सुख, दुख, परेशानियां या फिर कुछ भी ऐसा जो प्राप्त हुआ है, जो मुझे उत्साह देने वाला है, जोश देने वाला है या मेरे जीवन को दुखी करने वाला है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां मुझे प्राप्त हुई हैं, मिली हैं, उनको मैंने खुशी के साथ स्वीकार किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो सब कुछ मेरे प्रिय को अच्छा लगने वाला है, उसे प्यारा लगने वाला है। अब कवि के पास क्या क्या है और उस पर कवि कैसे नाज करते हैं, कैसे गर्व करते हैं। कवि कहते हैं गर्बीली गरीबी है मेरी। गर्बीली गरीबी में बेटा अनुप्रास अलंकार है। कहते हैं गर्बीली गरीबी है मेरी, ये गरीबी जिस पर मैं गर्व करता हूँ। गर्बीली अर्थात गर्व करता हूँ। मैं अपनी गरीबी पर दुख नहीं प्रकट करता, बल्कि मैं अपनी गरीबी पर अभिमान करता हूँ। ये गंभीर अनुभव, और कवि तो बेटा विचारों रूपी बहुत ज़्यादा संपत्ति लिए होते हैं। इसीलिए कहा गया कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता वहाँ पर कवि पहुँच सकता है। उसकी पहुँच इतनी दूर तक होती है। वो हर एक पत्ते पत्ते के अंदर, फूल के अंदर भी सुंदरता खोजने की प्रतिभा रखता है। तो कहते हैं मेरी ये गर्बीली गरीबी, इस पर मैं गर्व करता हूँ, मुझे इस पर अभिमान है। और ये गंभीर अनुभव, मैंने दुनियादारी को देख करके, इस संसार को देख करके जो अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं, हासिल किए हैं, उन अनुभवों के ऊपर भी मैं गर्व करता हूँ। यह विचार वैभव सब, और जैसा कि मैंने बताया कि कवि के पास विचारों रूपी अथाह संपत्ति होती है, तो कहते हैं मेरे ये विचारों रूपी वैभव, मेरी लोगों के पास तो धन दौलत होता है, पैसा होता है, वो उस पर अभिमान करते हैं, लेकिन कवि कहते हैं मेरे ये विचार जो मेरे पास हैं, मेरी जो कल्पना शक्ति मेरे पास है, उन सब के ऊपर मुझे गर्व है और मैं इसी को वैभव, इसी को धन समझता हूँ। फिर कवि कहते हैं दृढ़ता ये, भीतर की सरिता ये, अभिनव सब, मेरे अंदर की मजबूती। कुछ लोग तो अंदर से बड़े कमजोर होते हैं, वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं,
परिस्थितियों को विपरीत पाते ही वो उनसे सामना नहीं कर पाते हैं। लेकिन कवि जो हैं वो बड़े दृढ़ हैं, बड़े मजबूत हैं। कवि कहते हैं मेरी ये अंदर की मजबूती, मेरे विचारों की दृढ़ता, भीतर की सरिता और मेरे अंदर बहने वाली विचारों रूपी नदी। सरिता का अर्थ है नदी। मेरे अंदर बहने वाली विचारों रूपी नदी अभिनव सब कुछ नयापन लिए हुए है। मुझे ये कुछ भी पुराना नहीं लगता कि ये बेकार हो गया, बोरिंग हो गया, नहीं, ये सब कुछ नयापन लिए हुए हैं, अभिनव लिए हुए हैं, मौलिक है और हर दिन मुझे ये कैसा लगता है, अनूठा लगता है। मौलिक का अर्थ है अनूठा, अद्भुत लगता है। मुझे ये हर दिन बड़ा अद्भुत लगता है, बड़ा अनूठा लगता है, नया लगता है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है। और वो क्यों लगता है? कवि कहते हैं कि इसलिए कि मेरे अंदर हर पल हर क्षण जो कुछ भी जागृत है, मुझे जो भी कुछ सूझता है, मेरे मन के अंदर में जो भी नए विचार पैदा होते हैं, अपलक है संवेदन तुम्हारा है। वो एकटक दृष्टि से, अपलक दृष्टि से मेरे प्रिय की अनुभूति कराने वाले हैं, मेरे प्रिय का संवेदन कराने वाले हैं। संवेदन का अर्थ है अनुभूति। कवि कहते हैं पल पल जो कुछ भी मेरे अंदर जागता है, मेरे अंदर जागृत होता है, मेरे मन के अंदर जो कुछ भी पैदा होता है, वो हर क्षण हर पल मेरे प्रिय का एहसास कराने वाला है, मेरे प्रिय की अनुभूति कराने वाला है। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। अब कवि कहते हैं जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि कहते हैं कि हे मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ ना जाने मेरा कौन सा रिश्ता है, कौन सा संबंध है, अर्थात पता नहीं किस नाते से मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, किस संबंध से मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। और तुम्हारे लिए मेरे हृदय के अंदर अथाह प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम ऐसा प्रेम मेरे हृदय में तुम्हारे लिए विद्यमान है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। तुम्हारे लिए मेरे हृदय में इतना अधिक प्रेम है और मैं उसको जितना व्यक्त करने की कोशिश करता हूँ, जितना उड़ेलने की कोशिश करता हूँ, बाहर निकालने की, तुम्हारे प्रति व्यक्त करने की कोशिश करता हूँ, मेरे हृदय के अंदर उतना ही अधिक प्रेम और भर जाता है। भर भर फिर आता पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता है। कवि कहते हैं हे मेरे प्रिय, पता नहीं मेरे हृदय में तुम्हारे लिए इतना अथाह प्रेम है कि कैसे विद्यमान है वो, एक झरने की तरह से। जैसे झरने का जल कभी खत्म नहीं होता, निरंतर गिरता रहता है, वैसे ही मेरे हृदय के अंदर तुम्हारे लिए प्रेम पैदा होता रहता है, मीठे पानी का सोता है। और तुम्हारे लिए मेरे मन के अंदर ऐसी मधुर भावनाएं विद्यमान हैं, मीठे पानी के स्रोत की तरह से। जिस तरह एक झरने के अंदर मीठा जल बहता है, स्वादिष्ट जल बहता है, वैसे ही मेरे हृदय के अंदर झरने की तरह तुम्हारे मन लिए मधुर भावनाएं जो है वो पनपती रहती हैं। अब कवि कहते हैं भीतर वह ऊपर तुम, भीतर वह ऊपर तुम। हे प्रिय, मेरे हृदय के अंदर तो तुम विद्यमान हो, भीतर वह ऊपर तुम, मेरे हृदय में तो तुम विद्यमान हो, निवास करते हो, और ऊपर तुम, उस हृदय के ऊपर तुम्हारा ही अधिकार है। मेरे हृदय के ऊपर तुम्हारा ही अधिकार है और उसके अंदर तुम ही बसते हो, तुम ही निवास करते हो। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। फिर कवि कहते हैं कि जैसे चंद्रमा जो है ना, वो मुस्कुराता हुआ सा धरती के ऊपर चांदनी बिखेरता रहता है, रात भर चमकता हुआ चंद्रमा ऐसा लगता है मानो वो अपनी चांदनी से अपनी हंसी बिखेर रहा है, हमें जीवन की प्रेरणा दे रहा है, मुस्कुराने की प्रेरणा दे रहा है। वैसे ही तुम्हारा ये खिलता हुआ चेहरा जो है वो मुझे कैसा लगता है, मुस्कुराता हुआ सा लगता है, और ये मुझे प्रेरणा प्रदान करता है। तो यहाँ तक तो बेटा कवि जो है प्रेम के दो पक्ष होते हैं, एक तो संयोग और दूसरा वियोग। तो इस पहरे तक कवि ने प्रेम के कौन से पक्ष को पकड़ करके वर्णन किया है? प्रेम के संयोग पक्ष। संयोग पक्ष जैसा कि आप जानते हैं, संयोग होता है जब प्रिय
प्रेमी और प्रेमिका दोनों साथ साथ रहते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, वो प्रेम का संयोग पक्ष कहलाता है। और वियोग, जब वो दोनों दूर दूर रह कर के जीवन व्यतीत करते हैं तो वो कौन सा वियोग पक्ष, एक दूसरे की याद में उनको मजबूरीवश दूर रहना पड़ता है, वो प्रेम का वियोग पक्ष होता है। तो यहाँ तक तो इन पहरों के अंदर तो कवि ने प्रेम के संयोग पक्ष को वर्णित किया है, लेकिन इससे अगले जो पहरे हैं वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, उनके अंदर कवि ने प्रेम के वियोग पक्ष को वर्णित किया है। तो ये दोनों जो भी मैंने जितना पढ़ाया है, दोनों पहरे जो पढ़ाए हैं, आप उनका सरलार्थ अच्छे से पढ़ेंगे और पिछली जो हमारी पोएम कंप्लीट हुई है उसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लर्न करेंगे और 11th वाले राइट भी करेंगे। आज के लिए इतना ही।